Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 3 of lesson number 6 physical and chemical changes. जैसे कि बच्चों हमने लास्ट 2 लेक्चर में लेक्चर 1 में हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में समझा था। ओके, फिजिकल चेंजेस में हमने देखा था कि जो चेंज में शेप में चेंज होता हो, साइज में चेंजेस होती हो, कलर में चेंज होता हो या फिर कोई स्टेट में चेंजेस होते हैं। बराबर, स्टेट मींस के सॉलिड में से लिक्विड चेंज होता है, लिक्विड में से गैस में चेंज होता है। बराबर, इस तरीके से स्टेट में चेंजेस होता है। वो सब चेंजेस फिजिकल चेंजेस में इंक्लूड हो गए। ओके, और जिस चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा वो चेंजेस जो होते हैं वो केमिकल चेंज में इंक्लूड हो गए। तो चैप्टर 1 में हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में समझा था। सॉरी, पार्ट 1 में हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में समझा था। पार्ट 2 में हमने केमिकल चेंजेस के बारे में समझा। आज हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम उसी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि रस्टिंग ऑफ आयरन की जो प्रोसेस है, बराबर, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। बराबर, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस होती किस तरीके से वो हम डिटेल में आज समझने जा रहे हैं। ओके, सी हियर rusting of iron. This is one change that affect iron particles and slowly destroy them. एक ऐसा चेंज है जो आयरन के आर्टिकल्स को, जितने भी आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उसमें ये जो चेंजेस आयरन रस्टिंग की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। समझ में आया? आयरन आर्टिकल्स को अगर रस्ट लगते हैं तो वो क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बराबर, तो ये रस्टिंग की प्रोसेस है। Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies, and many other articles, the monetary loss due to rusting is used. देखिए, यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि आयरन जो है बहुत सारी थिंग्स में, बहुत सारे व्हीकल्स में, ओके, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आयरन यूज होता है। लाइक यहाँ पे कुछ नेम्स दिए, लाइक मेकिंग ब्रिजेस जब बनते हैं तब उसमें आयरन यूज होता है। शिप्स, जब शिप्स बनते हैं उसमें भी आयरन होता है। कार्स में भी आयरन यूज किया जाता है। जब कार्स बने तो उसके कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आयरन के बने होते हैं। ट्रक बॉडीज, ट्रक की जो बॉडीज होती है वो उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आयरन में से बनते हैं। ओके, एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, दूसरे भी ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स है जो आयरन में से बनाए जाते हैं। समझ में आया? अभी ये जो आयरन में से इतनी सारी थिंग्स बनती है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आयरन में से बनते हैं, तो समझ लो कि आयरन को ऐसे एवरी ईयर, हर साल आयरन की ऐसी बहुत सारी थिंग्स है जिसको रस्ट लग जाता है। तो आप ये समझिए कि ये रस्ट की वजह से ये जो आयरन की जो थिंग्स है वो एवरी ईयर बहुत सारी थिंग्स ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में कितना, समझ कितना लॉस होता होगा। बराबर, इमेजिन करो कि आयरन की थिंग्स को जब रस्ट लगता है, बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं वो भी आयरन के बने होते हैं। ये आयरन की थिंग्स को अगर रस्ट लग जाए, बराबर, वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो कितना बड़ा लॉस होगा। ओके, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये जो रस्टिंग की जो प्रोसेस है, ये जो रस्ट लगने की जो प्रोसेस है उसके इक्वेशन यहाँ पे दी है। किस तरीके से रस्ट लगता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पे आपको एक प्रोसेस दी है Fe प्लस O2 प्लस H2O। ओके, और उसका रिजल्ट दिया है रस्ट, Fe2O3। यहाँ पे Fe का मतलब होता है, यहाँ पे Fe का मीन्स है आयरन। Fe जो है वो क्या है? आयरन। आयरन जब O2 का मतलब है ऑक्सीजन, एंड H2 का मतलब है यहाँ पे वाटर। आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में जब आता है, याद रखिएगा कि आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के दोनों के जब संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तब दोनों के कांटेक्ट में आएगा तब उसमें रस्ट लगता है। तब क्या लगता है? रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3। समझ में आया? यहाँ एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। Fe का मतलब है आयरन, O2 का मतलब है ऑक्सीजन और H2O का मतलब है वाटर। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में जब आएगा तब रस्ट लगना स्टार्ट होगा। और रस्ट जो है वो उसका फॉर्मूला, उसकी इक्वेशन है Fe2O3। Fe2O3 को रस्ट कहा जाता है। क्लियर? ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि आयरन जब ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में और
वाटर के कांटेक्ट में जब आता है तब उसको रस्ट लगना स्टार्ट होता है। क्लियर? फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। याद रखिएगा यहाँ पे कि ये जो रस्टिंग की जो प्रोसेस है उसमें दोनों बहुत जरूरी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों मीन्स कौन? ऑक्सीजन एंड वाटर, O2 प्लस H2O। आयन के कांटेक्ट में ऑक्सीजन प्लस वाटर दोनों आएंगे तो ही उसको रस्ट लगेगा। याद रखिएगा, समझ में आया? दोनों में से अगर एक कांटेक्ट में नहीं आया तो उसको रस्ट नहीं लगेगा। समझ लो कि आयन के साथ सिर्फ ऑक्सीजन कांटेक्ट में है, वाटर कांटेक्ट में नहीं है। समझ में आया? तो आयन को रस्ट लगेगा नहीं। दोनों जरूरी है, दोनों अगर दोनों हो गए ऑक्सीजन प्लस वाटर, ओके, तो ही उसको रस्ट लगेगा। क्लियर? सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो समझ लीजिए कि आपको रस्टिंग से, आयन को रस्टिंग से बचाना हो तो क्या हमें आइडिया कोई आ रहा है आपके दिमाग में कि समझ लो कि, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आयन जो रस्टिंग जो है वो किसकी वजह से होता है। तो रस्टिंग जो है वो ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों आयन के कांटेक्ट में आए तो ही उसमें रस्ट लगता है। समझ में आयन में? तो हमारे दिमाग में लाइट हो जानी चाहिए कि अगर हम दोनों में से एक को स्टॉप कर दे, बराबर, या तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने दे आयन को, या तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने दे, या तो वाटर के कांटेक्ट में ना आने दे, बराबर, इन दोनों में से एक के कांटेक्ट में ना आने दे तो रस्ट लगेगा? रस्ट तो नहीं लगेगा। समझ में आया? ओके, तो स्टॉप करने के लिए यही करना पड़ेगा। प्रिवेंट आयन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। देखो यहाँ पे यही कहा गया है, यहाँ पे प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना। आयन, कोई भी आयन आर्टिकल्स हो उसको रस्ट लगने से बचाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो उसको वाटर के कांटेक्ट में ना आने दो, या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने दो, या फिर बोथ दोनों के कांटेक्ट में ना आने दो, तो ही उससे बचा जा सकता है, तो ही रस्टिंग नहीं होगा, तो ही आयन पे रस्ट नहीं लगेगा। समझ में आया? क्लियर? ओके, देन नाउ सी हियर, वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। देखो बच्चों, हमने ये तो समझ लिया कि ये जो रस्ट जो है वो जब आयन ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है तब लगता है। अगर हमें उसको प्रिवेंट करना हो, हमें उसको रस्टिंग से बचाना हो तो हमको आयन को या तो ऑक्सीजन या तो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, बराबर, वो हमको पता चल गया। लेकिन वो करेंगे कैसे? आयन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आए, वो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे तो वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो हमें उसको उसके ऊपर कोट पेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेंट, आयन के ऊपर पेंट लगाना पड़ेगा। ओके, बाद में वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ सकता, वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ सकता। इस तरीके से देखिए, वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। आयन के ऊपर क्या करना है? हमें आयन के ऊपर पेंट का या फिर ब्रिज का कोट लगा देना है, मतलब उसके ऊपर लेयर कर देना है, पेंट कर देना है, पेंट का लेयर या फिर ग्रीस का लेयर कर देना है। इससे क्या होता है कि इससे वो रस्ट से बच सकता है। ओके, अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और आयन। इसमें क्या करना है कि यहाँ पे बच्चों और नहीं ऑन आएगा, बराबर। इसमें क्या करना है कि इसमें कोई भी थिंग्स समझ लो कि आयन है, आयन को मुझे रस से बचाना है, तो दूसरा सॉल्यूशन है कि उसको जिंक के या फिर क्रोमियम, ऐसे जिंक या क्रोमियम का उसमें डिपॉजिट करना है। समझ में आया? जिंक या फिर कॉर्नर का जो सॉल्यूशन हो उसमें हमें आयन को डिपॉजिट कर देना है, मींस उसमें डाल देना है। इससे क्या होगा कि समझ लो कि एक बाउल है, उसमें जिंक का सॉल्यूशन है, बराबर, या फिर क्रोमर का सॉल्यूशन है। समझ में आया? एक बाउल में मैं जिंक का सॉल्यूशन लूं या फिर क्रोमियम का सॉल्यूशन लूं, वो बाउल में मैं आयन की थिंग अगर तो डिपॉजिट कर दो, आयन उसके अंदर डाल दो, तो उसके ऊपर लेयर आ जाएगा जिंक का या फिर क्रोमियम का। समझ में आया? तो वो जब लेयर आ जाएगा उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया आयन, बाद में उसको वो ऑक्सीजन एंड
वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रस से बचाया जा सकता है इस तरीके से। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये जो प्रोसेस है आयरन को जिंक के अंदर जिंक का लेयर ऊपर लगाने की जो प्रोसेस है, बराबर, डिपॉजिट जिंक के लेयर में डिपॉजिट करने की ये जो प्रोसेस है जिंक में, उस प्रोसेस को हम कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। समझ में आया? जब जिंक का सॉल्यूशन हो उसके अंदर हम आयन डिपॉजिट करें तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। समझ में आ गया? गैल्वेनाइजेशन करने से क्या होता है कि आयन जो है उसके ऊपर रस नहीं लगता, क्योंकि वो आयन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। Then now you know that ships are made of iron and a part of them remains under water. आपको पता है कि शिप जो है, शिप के जो पार्ट्स है वो भी आयन में से बने होते हैं, बराबर। और जो शिप से उसका नीचे का जो पार्ट होता है, शिप का जो बॉटम लेयर होता है वो तो वाटर में ही होता है। समझ में आया? शिप जो है वाटर में चलती है तो उसका वाटर तो टच होगा ना नीचे के लेयर में। समझ में आया? तो नीचे का लेयर जो होता है वो आयन का होता है, बराबर। तो आयन का लेयर है उसमें रस लगेगा। तो वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि सी का जो वाटर होता है उसमें मैनी सॉल्ट, बहुत सारा सॉल्ट होता है उसमें। और सॉल्ट क्या करता है, देखिए, द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो सी का जो वाटर है उसमें सोल्ट होता है, और सोल्ट क्या करता है कि ये रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो और फास्ट कर देना है, फटाफट रस्ट लगना स्टार्ट होता है। समझ में आया? तो शिप का जो नीचे का लेयर होगा उसमें क्या होगा, फास्ट, उसकी जो प्रोसेस है रस्ट लगने की वो फास्ट हो जाएगी। सो शिप सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग। तो इससे क्या होता है, एवरी ईयर जो शिप्स होती है, शिप का जो नीचे का जो लेयर होता है उसमें लॉट ऑफ डैमेज होता है रस्टिंग की वजह से। समझ में आया? और शिप का जो लेयर होता है एवरी ईयर बार बार उसको चेंज करना पड़ता है, तो इससे डैमेज का सॉल्यूशन ज्यादा है, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट है, और सॉल्ट क्या करता है कि ये रस्टिंग की जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि शिप का जो नीचे का लेयर है उसमें रस्ट फास्टली रस्ट लगता है और उसको चेंज करना पड़ता है। क्लियर? ओके, देन नाउ आवर न्यू टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे हमने रस्टिंग ऑफ आयन के बारे में समझ लिया। रस्टिंग ऑफ आयन पे रस्ट लगता है और किस तरीके से लगता है, और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। ओके, रस्टिंग आपको पता है कि रस्ट ये जो यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस में समझा कि ये जो आयन है वो जब ऑक्सीजन और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आता है तब उसको रस्ट लगता है, बराबर। अभी उसे रस से बचाना हो, प्रिवेंट करना हो, आयन को रस से बचाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो उसको या तो ऑक्सीजन या फिर वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, तब वो प्रिवेंट होगा, रस्ट से प्रिवेंट होगा, रस्ट उसमें नहीं लगेगा। लेकिन रस्ट उसमें ना लगे, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम उसके ऊपर लेयर लगाएंगे। वो या तो वो लेयर जो है वो पेंट या फिर ग्रीस, बराबर, ये तो पेंट या फिर ग्रीस का कोट भी लगा सकते हैं। और दूसरी प्रोसेस है गैल्वेनाइजिंग की। गैल्वेनाइजिंग की प्रोसेस में क्या है, तो उसको डिपॉजिट करेंगे जिंक सॉल्यूशन के अंदर या फिर क्रोमियम सॉल्यूशन के अंदर आयन को डिपॉजिट करेंगे। इसकी वजह से उसके ऊपर लेयर आ जाएगा जिंक का, और बाद में उसको आयन को रस नहीं लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है। क्लियर? ओके, देन नाउ आवर न्यू टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो डिटेल में समझेंगे किस तरीके से होगी। You know that salt can be obtained by the evaporation of sea water. आपको पता है, आपने पहले भी, आप जब 6th स्टैंडर्ड में थे, 5th स्टैंडर्ड में थे, तब भी आपने ये सीखा होगा कि जो सॉल्ट मिलता है सी वाटर में से, अगर देखो हमने देखा कि सी का जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट होता है, बराबर। अभी मैंने सी वाटर लिया, अब समझो मैंने एक बाल्टी भर के सी वाटर लिया, उसमें से मुझे सॉल्ट अलग चाहिए, बराबर। सॉल्ट मुझे निकालना, तो हम क्या करेंगे,
तो उसके लिए क्या होगा, इवापोरेशन प्रोसेस होगी। जब वो सी वाटर को हीटिंग करेंगे तब उसमें से वाटर वेपर बन जाएगी, वाटर वेपर चली जाएगी, बराबर हीटिंग होके, और उसमें बाकी जो बचेगा वो सॉल्ट रहेगा उसमें। समझ में आया? तो इवापोरेशन प्रोसेस से हम सी वाटर में से सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly. देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें से, इस प्रोसेस से, इवापोरेशन प्रोसेस में से जो हमको ये जो सॉल्ट मिलता है वो प्योर नहीं होता। समझ में आया? और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, देखो यहाँ पे क्रिस्टल का मतलब है कि उसके जो स्मॉल स्मॉल साइज जो होती है, बराबर, उसके स्मॉल पीसीस जो होते हैं, जैसे कि हम सॉल्ट पकड़ते हैं तो सॉल्ट के जो स्मॉल स्मॉल पीसीस जो होते हैं उस पीसीस को क्रिस्टल बोलते हैं। समझ में आया? तो जो क्रिस्टल जो होते हैं ये सॉल्ट के, सी वाटर में से जो सॉल्ट मिलता है वो प्योर नहीं होता, और उसके जो क्रिस्टल जो होते हैं, उसके स्मॉल स्मॉल जो पीसीस जो होते हैं वो हमको क्लियरली नहीं दिखते। ओके, then now however large crystals of pure substances can be formed from their solution. This process is called the crystallization. यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, अगर कोई प्योर सब्सटेंस हो उसके लार्ज क्रिस्टल हम देखें तो जो लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन में से वो लार्ज क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं, बराबर। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्यूशन में से जो ये जो प्योर सब्सटेंस में से ये जो क्रिस्टल्स अलग करने की जो प्रोसेस है, बराबर, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो भी एक फिजिकल चेंज है। ओके, समझ में आ गया? तो आज के लेक्चर में पार्ट 3 में हमने क्या देखा? रस्टिंग ऑफ आयरन देखा। रस्टिंग ऑफ आयरन पूरा समझ लिया कि रस्ट कैसे लगते हैं, उससे प्रिवेंट होने के लिए क्या किया जाता है। बाद में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखी। समझ में आया? तो ये जो जितना भी आज के लेक्चर में हमने पार्ट 3 में जो भी मैंने आपको समझाया वो 2-3 बार वीडियो फिर से आप देख लीजिए, उसको ठीक से समझ लीजिए, उसको लर्न कर लीजिए। और इसकी जो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 6 जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है लेसन, और इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। आप नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।